गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन ऑब्जर्वर आईएएस प्लेटफॉर्म। आज हमारे टॉपिक का विषय है अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें बात करेंगे इजराइल और यूएई एग्रीमेंट, मतलब इजराइल और यूएई के बीच में जो समझौता हुआ उसके बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है ईसा के 4000 साल पहले। सब ये जो यहूदी हैं, या ये कहिए ये जो यहूदी धर्म है जिसको हम लोग ज्यूस बोलते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये जो ज्यूस है और ये जो क्रिश्चियनिटी है और ये जो इस्लाम है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ज्यूस मतलब यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों के पैगंबर एक ही हैं और अब्राहम से ही निकले हुए माने जाते हैं। आज से 2021 साल पहले माना जाता है क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन हुआ, और उसके 2000 साल पहले ज्यूस रहे, और इस्लाम धर्म का या इस्लाम मजहब का जन्म माना जाता है 2021 चल रहा है, तो उसमें 632 मतलब 632 साल से ये तीनों की लड़ाई है। पहले हर जगह पर इन्हीं का एम्पायर था और कई धर्मों से इनकी लड़ाइयाँ हुई, अरब से, बेबीलोन से, मिस्र से वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे ये लिमिटेड होते रह गए। इनके विरोध में ही क्रिश्चियनिटी पनपी और फिर इनके विरोध में ही एक अन्य मजहब पनपा, इस्लाम। इन तीनों के मजहबी धर्म ग्रंथ हैं। मजहबी धर्म ग्रंथ का मतलब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, इसका एक मजहबी या गाइडलाइन तोरा है। इनका एक गाइडलाइन देने वाला ग्रंथ है बाइबल, और इनका एक गाइडलाइन देने वाला है कुरान। लाइफ स्टाइल कैसे जिएंगे, इनका एक है हदीस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में रामायण है, महाभारत है, पुराण है, उसी तरह दुनिया के हर सोसाइटी में अपने अपने इनके रिलीजन के लिटरेचर हैं जिनके बेस से उनकी सोसाइटी चलती है। ये तीनों लोग एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए जंग लड़े, जैसे ज्यूस, जैसे क्रिश्चियनिटी और जैसे इस्लाम। आपने सुना होगा हिटलर के बारे में। हिटलर ने लगभग ज्यूसों को तड़पा तड़पा के मारा और लाखों ज्यूस मार डाले, करीब करीब 1 करोड़ ज्यूस मारा उसने, यहूदी। तो यही कहा गया कि दुनिया भर में धर्म के झगड़ों को ख़त्म करने का एक ही उपाय है कि हर धर्म के एक अलग अलग देश बने। ध्यान रखिएगा, 121 जातियां रहीं और यहाँ 73 जातियां रहीं, जिसमें से शिया बहुल है आज का ईरान और सुन्नी बहुल है आज का इराक, और भी कई तरह की है। ठीक उसी तरह कुर्द भी एक जाति है जो टर्की, जो ईरान और जो इराक के बॉर्डर पर है। लड़ाइयाँ अभी भी चल रही हैं। उसी तरह यहाँ क्रिश्चियनिटी में स्लाव जाति है, जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, इंग्लिशमैन है, पुर्तगीज़ हैं, स्पेनिश हैं। कहने को ये सब लोग क्रिश्चियन को मानने वाले हैं, बट किसी की किसी से नहीं बन रही है। यूगोस्लाविया, सर्बिया, मोटेंगो, इस तरह के कई सारे राष्ट्र बन रहे हैं और टूट रहे हैं। जब 1 करोड़ यहूदियों को मारा गया तो दुनिया भर में ये सिंपैथी पनपी कि यहूदियों का भी एक देश होना चाहिए, और इन्होंने ही एक ज्यूस कम्युनिटी की बात की और यहीं उभर के आया इजराइल।
इस कहानी की शुरुआत होती है इस्लाम धर्म के जन्म के जस्ट पहले, जब इस्लाम धर्म के पैगंबर का देहांत होता है। उसके बाद जो इनके कमांडर एंड चीफ हैं, जो दूसरे खलीफा होते हैं, दूसरे खलीफा अबू बकर के बाद जो खलीफा हैं उमर, वो जाते हैं एक यहूदियों के शहर जेरूसलम में। ये यहूदियों का शहर था और यहाँ पर जो यहूदियों का टेम्पल था उनको तोड़ करके एक मस्जिद बनाई जाती है और फिर यहूदियों को खदेड़ दिया जाता है। तब से ये खदेड़े जाते रहे। कहने का मतलब है कि लगभग 638 ईस्वी के आसपास जो इनको खदेड़े जाने का अभियान शुरू हुआ वो 1945 तक चलता रहा। दुनिया भर के देशों में यहूदी खदेड़े गए, भारत भी है। जब यहाँ पर मीटिंग हुई तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा एक देश होना चाहिए और वहीं होना चाहिए जहाँ के हम हैं। तो इन लोगों ने गुट बना करके आके इसी जेरूसलम में एक इलाके के ऊपर अपना घर वापसी की। अब इसको कब्जा भी कह लें या फिर कहिए अपने घर वापस लौटे। इसके पहले 14 बार वो खदेड़े जा चुके थे और इसके पहले 44 बार ये शहर टूटा गया, बर्बाद हुआ या फिर बसा। तो जेरूसलम का इतिहास कुछ ऐसे ही है। जैसे ये घर वापसी किए तो फिर यहीं पर एक तरह से यहूदियों और कहने को कहते हैं इस्लाम धर्म या यहूदी धर्म, एक तरफ ज्यूस थे और एक तरफ इधर 14 देशों की सेनाएं थी। जंग हुई, कोई परिणाम नहीं निकला, फिर भी ये जीते और लगभग ऐसे 4 जंग हो चुकी हैं और चारों में यहूदी जीते हैं या इनका एक्सटेंशन होता रहा है। धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हुई और हुई भी। इनके साथ क्रिश्चियनिटी भी थे या पोप थे और इनके अगेंस्ट थे। समय गुजरता गया, जितने भी मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज थे वो नामो निशान मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। लड़ाइयाँ चलती रही। इनका भी एक बाद में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना हमास, तो इन्होंने भी अपना बनाया मोसाद। जिस तरह भारत में रॉ है, पाकिस्तान का ISI है, अमेरिका का CIA है, रूस का KGB है। ये जासूसी संस्थाएं हैं, कई तरह के कामों में सक्रिय रहती हैं। उसी तरह इनका ये जासूसी संस्था ना होकर के ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। खुल के बोला, क्योंकि ये लोग खुल के काम नहीं करते हैं, पर्दे के पीछे काम करते हैं, ये खुल के काम करते हैं और इस तरह की लड़ाई चल रही है। और इसी लड़ाई में सबसे पहले इजिप्ट, मिस्र ने अप्रूवल किया, उसके बाद 1-2 देश और लोगों ने अप्रूवल किया और इसी अप्रूवल के कड़ी में अरब का एक महत्वपूर्ण देश UAE ने भी इजराइल को मान्यता दी। उसके बाद बहरीन ने भी दे दी है, सूडान ने भी दे दी है, पाकिस्तान भी वेटिंग में है और सऊदी अरब भी वेटिंग में है। कुल मिलाकर के एक यहूदी मुल्क इजराइल के आइडेंटिफिकेशन को, अस्तित्व को स्वीकार करने की अवधारणा सभी मुस्लिम कंट्रियों में धीरे धीरे दिख रही है। तो कहानी यही है। अरब और इजराइल विवाद क्या है, अर्थात अरब वर्सेस इजराइल विवाद क्या है, या इजराइल और UAE में गठबंधन हुआ, इसका क्या असर पड़ेगा, या इजराइल वर्सेस UAE में गठबंधन हुआ, इसका इंडिया के ऊपर और विश्व के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इस कहानी को जानने के लिए आपको IAS में कैसे सवाल बनेंगे कहना मुश्किल है। 200 शब्दों में भी हो सकता है। UPPSC में भी यही बनेगा। BPSC में प्लस माइनस 300 शब्द में जा सकता है। ऐसे में
यह 1200 शब्द जा सकता है और इंटरव्यू में 2 से 5 लाइन में आपको इसका उत्तर देना है। तो इस पूरी कहानी का खाका कुछ इस प्रकार है। अब इसी चीज़ को जो हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग की है, इसको पहले एक रिपोर्ट के अनुसार पढ़ते हैं और रिपोर्ट के अनुसार पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में जो सवाल आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे, ये दोनों पेज को हम देखते हैं। ठीक है, अब पूरी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल को मैंने उठाया है। इजराइल और यूएई में समझौता हुआ। इस समझौता को अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि दोनों के पिता या दादा या परदादा या पूर्वज अब्राहम माने जाते हैं। यहूदी लोग अब्राहम बोलते हैं और मुस्लिम लोग इब्राहिम बोलते हैं। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट में फ़लस्तीन को लेकर के कुछ अप्रूवल दिया गया। ये नक्शा देखिए, ये है इजिप्ट या मिस्र, ये है सऊदी अरब, ये है आपका ईरान, ये है इराक और ये है सीरिया, ये है यूएई, ओमान, यमन, लेबनान, इजराइल और सीरिया। ये छोटा सा जो है ये इजराइल आपको दिख रहा है। ये सारे लोगों ने मिलकर अटैक किया था, लेकिन इसने फिर सबको हराया। 4 युद्ध हो चुके हैं और इस एग्रीमेंट में अभी जो हुआ, क्या हुआ उसकी बात करते हैं। यह एग्रीमेंट एक हुआ जिसमें इजराइल, यूएई और अमेरिका मीडिएटर के रूप में हुआ, वो समझा हुआ है। इसको अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है या इसका एक नाम इजराइल यूएई पीस डील के रूप में भी जाना जाता है। अब भाई क्या हुआ? तो ये जो डील हुआ उसमें कहा गया कि यूएई इजराइल एक कोरिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और इजराइल अब आगे फ़लस्तीन वाले इलाकों के ऊपर अपना एक्सटेंशन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, 4 लड़ाइयाँ हुई हैं और जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं इजराइल अपना एम्पायर या इजराइल अपना लिमिट आगे बढ़ाता जा रहा है। इजराइल वेस्ट बैंक एक प्रकार एरिया है और उसके ऊपर उसने कहा था कि हम कब्जा करेंगे, लेकिन अब कहा है कि अब हम कब्जा नहीं करेंगे और जो जितने भी अदर मुस्लिम्स कंट्री हैं उनके साथ गुड और हेल्दी रिलेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। अब इस एग्रीमेंट में इजराइल और यूएई के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, टेक्निक, एनर्जी, हेल्थ, कल्चर, इन्वायरमेंट या एम्बेसी का एस्टैब्लिशमेंट लेकर के जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, एक देश जब दूसरे देश के साथ अपना संबंध बनाता है वो अब शुरू होगा। अभी क्या था, नामो निशान मिटा देंगे या मिट्टी में मिला देंगे, अब वो धारणा खत्म हो गई। अब इसके बैकग्राउंड में आते हैं जो मैंने आपको बात कही। 4000 साल से यहूदी पिट रहे हैं या यहूदियों को मारा जा रहा है। 1948 में यहूदियों ने अपना एक स्वतंत्र इजराइल की घोषणा की और इसके परिणाम स्वरूप ये 4 देश हैं, लेकिन 56 देशों में से 55 देशों ने, इस्लामिक कंट्रियों ने अपनी आर्मी भेजी थी, जिसको मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया 4 देशों ने लीड किया और एक तरह से यहूदियों ने इन सबको हराया या ये कहिए इजराइल ने इनको हराया। इजराइल पर अटैक किया और फिर उसके बाद से रोक दिया गया। 1967 में एक 6 डे वॉर हुआ जिसमें इजरायली सेना ने गोलन और अन्य और क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। कहने का मतलब है 1948 के बाद ये दूसरी लड़ाई हुई है, अरब इजराइल जिसको बोलते हैं। इसके बाद अरब देशों ने खार्तूम में एक बैठक की और लेकर के कोई बात हुई। वो बात क्या है, इजराइल के साथ कोई शांति नहीं होगी, इजराइल के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और इजराइल को कोई अप्रूव्ड नहीं करेगा। इसके साथ एक और बात हुई जो आमतौर पर मैगजीनों में नहीं लिखा जाता है, नामो निशान मिटा देंगे। दुनिया के हर मदरसों में, मस्जिदों में इजराइल की लानत मानत की गई और भी कई तरह की बातें हैं। डिबेट चलता रहा। 1978 में कैंप डेविड एक जगह है अमेरिका में जहाँ पर अक्सर बातचीत होती है। 1978 में एक मीटिंग हुई जिसमें सबसे पहले मिस्र, ये नक्शा देख रहे हैं इजराइल के जस्ट बगल में है, मिस्र या इजिप्ट ने इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट किया और जैसे ही पीस एग्रीमेंट किया
सिनाई प्रायद्वीप, ये यहाँ का इलाका है, इजराइल ने वापस कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये तो समझौता हुआ है, लेकिन इसी समझौते के चलते मिस्र में तख्ता पलट हो गया और मिस्र के जो हेड थे उनकी हत्या भी हो गई और मुस्लिम ब्रदरहुड नामक एक संस्था उभर करके आई जो आज मिस्र में सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अभी भी अपनी दबदबा कायम किए हुए है। उसके बाद ये जो मिस्र के साथ इनका गठबंधन हुआ तो दूसरा देश था जॉर्डन। जॉर्डन के साथ 1994 में एक फिर गठबंधन हुआ, उसने भी पीस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया। कहने का मतलब है जो प्रोविज़न यूएई ने आज किया वही प्रोविज़न पहले इजिप्ट ने किया, उसके बाद जॉर्डन ने किया। लेकिन यूएई और अन्य और जो अरब देश थे उन्होंने कुछ नहीं कहा और न कोई स्टेटमेंट दिया न कोई बातें कही। अब जब स्टेटमेंट हो गया है, अब कुछ नई चीज़ें उभर रही हैं। क्या हो रही हैं? तो सऊदी अल ब्लॉक जिसमें मिस्र, यूएई, बहरीन वो अन्य देश हैं, वो अमेरिका और इजराइल के साथ जुड़ रहे हैं और फ़िलिस्तीन के बारे में चुप्पी साध रहे हैं। या एक तरह से अब तो ये भी आरोप लगा है कि फ़िलिस्तीन को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है। मुस्लिम देशों में टर्की और ईरान, ये अब दो देश ऐसे हो चुके हैं, एक शिया देश है और एक सुन्नी मुल्क है। ध्यान रखिएगा, आगे पूरे अरब की पॉलिटिक्स में यही दो देश अब मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, टर्की और ईरान। ये दोनों लोग अब फ़िलिस्तीन के मुद्दे को उभारे हैं। टर्की ने यूएई के साथ अपने सारे रिलेशन को तोड़ दिया है और यही नहीं, अपने एम्बेसी को बंद कर दिया है और उनके एम्बेसी को भी कह दिया है कि देश छोड़ के निकल जाओ। कुल मिला के देखा जाए तो इस एग्रीमेंट का सबसे ज़्यादा जो निगेटिविटी उभर करके आई है वो टर्की में आई है। अब फ़िलिस्तीन के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है उसके क्या इम्पोर्टेंस है? तो पिछले 2 अरब इजराइल पीस एग्रीमेंट में फ़िलिस्तीनियों का जो इशू है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मिस्र और इजराइल जो पीस एग्रीमेंट है उसके ऊपर जो यूएनसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी प्रपोजल आए हैं उसमें इजराइल से कहा गया छोड़ दो। इजराइल ने ठेंगा दिखा दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जो करना हो कर लो। जॉर्डन और इजराइल के पीस एग्रीमेंट के बाद भी कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई लेकिन कोई कंक्लूज़न नहीं निकला। लेकिन अब जो इजराइल और यूएई में जो एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर इजराइल ने खुल के बोला है कि अब हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ये वेस्ट बैंक का नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इजराइल है, ये सारे लोग हैं। तो इजराइल छोटा सा था, ये एक्सटेंड होते 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 आज इतना आ चुका है और उम्मीद की जा रही कि अगले 20-30 सालों में ये पूरा कब्जा कर लेगा। इनको बोलते हैं जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो इनको बोलते हैं इजराइल और ग्रेटर इजराइल। पाकिस्तान की तो पूरी राजनीति इसी के ऊपर घूम रही कि अगले 20 सालों में पूरे अरब के ऊपर इनका कब्जा हो जाएगा। देखते हैं क्या स्थिति है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 75 साल पहले ये मुल्क नहीं था, कहा जाता है विश्व के मानचित्र में, बट ये लोग कहते हैं कि हम 4000 सालों से यहीं हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा ध्यान, हमारा घर यही है। हम तो घूमते रहें और खदेड़े जाते रहें। इस तरह की बातें उभर के आई हैं। इनके देशभक्ति और इनके जज्बा और इनके धर्म के प्रति समर्पण क्या गजब की सीख देता है। हिटलर ने 1 करोड़ लोगों को तड़पा तड़पा के मारा। ये सरकारी आंकड़ा है, गैर सरकारी आंकड़ा 2 करोड़ के ऊपर है, लेकिन फिर भी ये अपना घर नहीं भूले। और 4000 साल तक दुनिया के किसी भी कोने में गए एक एक यहूदी के हृदय में इजराइल जिंदा है। और कल रात में भी बम फटने की घटना घटी है। अक्सर तस्वीरें आप लोग देखते होंगे कि महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हथियार लेके सोए रहते हैं। एक सायरन बजा कि लोग हथियार लेकर के उभर के आए। तो ये जो धर्मों की लड़ाइयाँ हैं पिछले 4000 सालों से चल रही हैं और अगले 4000 सालों तक चलती रहेंगे। सच्चाई यही है, इसको आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन अब हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है, तो हम आपको उसी रूप में पढ़ रहे हैं और उसी रूप में पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नक्शा आज से 10 साल बाद ये नक्शा बदलने वाला है। ये जो आप जितने मानचित्र देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, ये समय समय पर बदलते रहे हैं। सिर्फ हम और चीन जैसे कुछ राष्ट्र हैं जो लाखों सालों से, हज़ारों सालों से, करोड़ों सालों से खड़े हैं। साइंस कहता है कि धरती पर ओरिजिन 4000 साल पहले हुआ है। अभी ज़मीन के नीचे से एक हथौड़ा मिला है जो 25,000 साल पुराना है।
और हिस्ट्री कहता है हथौड़े की खोज ईसा के 1500 साल पहले हुई, लोहा, और लोहे के हथौड़ा मिल गया है। लोग कहते हैं घोड़ा इतने में आया, पूरे महाभारत में घोड़ों का वर्णन है, हथियारों का वर्णन है। अब तो मिस्र में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडोनेशिया में भी इतनी ज़मीन से चीज़ें आ रही हैं। आज जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो 100 साल पहले जन्मा है, 100 साल पहले साइंस आया, किताबों में आ जा रहा है। ये सब लड़ाइयाँ बहुत पहले से हैं। अब सुन लीजिएगा, 46 टाइम जेरूसलम बर्बाद हुआ है और उतना ही आबाद हुआ है, और आज फिर बर्बादी के कगार पर खड़ा है। कब बम फट जाए, कब वहाँ पर लोग मर जाएं, कोई भरोसा नहीं। अभी भी गोलियाँ चल रही होंगी, बम फट रहे होंगे वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे नहीं हो रहा है। याद रखिएगा 4000 सालों से ये शहर जल रहा है, तो इतनी जल्दी शांति कहाँ से आएगी जी। अब आगे, अब ये एग्रीमेंट हुआ, इसका इम्पोर्टेंस क्या है अब बात करते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि 1948 में इजराइल की घोषणा के बाद से यह तीसरा अरब इजराइल पीस एग्रीमेंट है। इससे सवाल यहीं से बनेगा मेंस का, जैसे आएगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, वो बैकग्राउंड में सवाल नहीं आएंगे, तो यहाँ से आएगा। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि ये पीस एग्रीमेंट है, एक न्यू रिलेशंस डेवलप हुआ है जो कि टेंशन को कम करेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। खाड़ी क्षेत्र में जो भी सुन्नी बहुल अरब देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, वो इजराइल के साथ अभी तक भिड़ रहे थे या कंट्राडिक्ट में थे, अब उनके साथ गुड और हेल्दी रिलेशंस कायम होगा। वेस्ट बैंक जो अभी मैंने आपका एरिया बताया, और वहाँ पर कह तो रहा है इजराइल कि हम नहीं करेंगे, लेकिन मानने वाला है नहीं, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें एग्ज़ाम में लिखना है तो हम यही कहेंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं भारत के लिए क्या महत्व है। तो भारत के लिए महत्व है कि भारत का इजराइल और यूएई भारत का चौथा बड़ा बिजनेस पार्टनर है। दोनों के साथ अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, खासकर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से यूएई और इजराइल को लेकर के बड़ा अच्छा पॉलिसी बना है। भारत ने कहा है कि हाँ अच्छी बात है, होना चाहिए। इस समझौते का पूरा खाका बना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, तो भारत को यहाँ भी एंट्री मिलेगी और कश्मीर इशूज़ हो सकता है समाप्त हो जाए, और हुआ भी है कि 370 को ख़त्म करने के बाद से इस्लामिक देशों ने या इस्लामिक देशों के संगठनों ने पहली बार हुआ है जो कश्मीर के मुद्दे में आग नहीं लगाया या डिस्प्यूट नहीं किया। अभी तक पूरा का पूरा जितने भी इस्लामिक देश थे सब भारत के विरुद्ध थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सऊदी अरब तो खुल के कहता था ये भारत दे दो कश्मीर पाकिस्तान को। ये पहली बार हुआ है कि ये सारे लोग चुप हैं। अब या तो ये मोदी इफेक्ट कह लीजिए जो कि कहीं से नहीं है, ये वर्ल्ड की चेंज होती पॉलिटिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट में इससे पीस होगा, इकॉनमी डेवलप करेगी, प्रोग्रेसिव चीज़ें उभर करके आएंगी। ये वेस्ट बैंक का है और इतनी सारी चीज़ें हैं। तो भारत के लिए महत्व इसी बात में है कि जितने भी लगभग इस्लामिक देश हैं जो कश्मीर को लेके काफ़ी मुखर हैं, आलोचना कर रहे हैं। हालांकि अभी भी ईरान भारत का विरोधी है, तुर्की विरोधी है, पाकिस्तान तो है ही, बट सऊदी अरब शांत है, यूएई शांत है। ये दो बड़े देश हैं अभी शांत हैं, जॉर्डन भी है, ओमान भी है, लेकिन ये लोग प्रखर रूप से विरोधी रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। पहले मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया, फिर ये एक रिटन फॉर्म में है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि पढ़ने को तो हम कहीं से भी पढ़ लेते हैं, बट इसमें से क्या हमें लिखना है, किस तरह लिखना है और किस तरह बैलेंस अप्रोच को बना करके लिखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अब उनको देखते हैं। फिर यूपीएससी की कॉपी पर मैंने लिखा है, सवाल जिस रूप में भी आए, अरब इजराइल रिलेशनशिप में रिफॉर्म देखने को मिल रहा है। एट प्रेजेंट के जितने सिनेरियो हैं या इंसिडेंट हैं उसको इन्वॉल्व करते हुए अपनी आइडियोलॉजी दें, या फिर अरब इजराइल रिलेशनशिप एंड कमेंट। मैंने प्रश्न को इसलिए लिखा क्योंकि आमतौर पर जो प्रश्न बनते हैं वो इसी रूप में बनते हैं। सबसे पहले आपका आएगा यहाँ इंट्रो, तो इंट्रो में आप क्या लिखेंगे, 4000 साल से ये लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, 40 बार ये हुआ, वो तो आपको समझाने के लिए। बट एग्ज़ाम में आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये है अरब इजराइल रिलेशनशिप का फाउंडेशन ही डिस्प्यूट पर पड़ा।
एक स्वतंत्र यहूदी राज्य का स्थापना का विरोध लगभग सभी इस्लामिक मुल्क करते दिखे। 4 बड़े व अनेक छोटे बड़े रोजाना संघर्षों के बीच वर्तमान में अरब के मुस्लिम देशों से इजराइल का संबंध सबसे अच्छे दौर में चल रहा है। ये आपका इंट्रो हुआ। इंट्रो ये मेरे शब्द नहीं है, एक बहुत बड़े भारत के डिप्लोमेट हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा। मुझे वो शब्द इतना अच्छा आया कि मैंने वहाँ से कट किया, कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया। तो पहला आपका इंट्रो यही रहेगा कि इतना इजराइल की स्थापना क्यों हुई, इजराइल के प्रति मुस्लिम देशों का अप्रोच क्या रहा, कितने युद्ध हुए और एट प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ये मिक्स किया है मैंने। अब पॉइंट्स में लिखना अच्छा रहता है ताकि एग्जामिनर भी चीज़ों को देखे, ऑब्जर्व करे और उसका भी व्यू क्लियर हो, मार्क्स अच्छे मिलते हैं पॉइंट्स में। अब इसको कैसे लिखेंगे, सेकंड पैरा में आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और इसको लिखेंगे, इस संदर्भ में अरब देश व इजराइल के बीच संबंधों का दौर कुछ इस प्रकार है। अब हम उस चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, 4 युद्धों के पश्चात 1979, वही कैंप डेविड जिसकी चर्चा हमने की है, में इजिप्ट, मिस्र ने व 1994 में जॉर्डन ने एक तरह से स्वतंत्र मान्यता देकर इजराइल से संबंधों को सुधारा। पॉइंट नंबर 1, ये अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में आपने पहला पॉइंट डाला। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भी 2020 में समझौता कर मान्यता दी गई। पॉलिसी क्या थी, इजराइल से कोई बात नहीं होगी, इजराइल को अप्रूव नहीं करना है, इजराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना है, और जो चौथा क्या है, इजराइल का नामो निशान मिटा देना है। तो मैंने चौथे पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया, आप भी ना करें। पॉइंट नंबर 3, ओमान सरकार के द्वारा भी इजराइल से संबंध सुधारने के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में और भी कुछ आपको नहीं मिले। विरोधी कौन है, जो मैंने आपको बताया था, टर्की और ईरान। ईरान की सिया सरकार के प्रति कड़े रुख के कारण इजराइल का समर्थन ज़्यादातर सुन्नी मुल्क करते दिखे। एक अजीब है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो सिया मुल्क है ईरान, और सिया मुल्क से यहूदी मुल्क की दुश्मनी है, तो सिया और सुन्नी में बनती नहीं है। मतलब ईरान में और इराक में नहीं बनी, पाकिस्तान में और ईरान में नहीं बनती है। तो जो ईरान का विरोधी होगा वो मित्रों का, जैसे चीन और पाकिस्तान का याराना या दोस्ताना, जो भी आप कह लें। दोनों में कॉमन क्या है, भारत का विरोध। तो अभी ईरान की सिया सरकार के रुख के कारण इजराइल का समर्थन ज़्यादातर सुन्नी मुल्क करते दिखे। अगला पॉइंट देखिए, खाड़ी सहयोग परिषद जैसे ऑर्गेनाइजेशन पहले इजराइल के विरोधी थे, लेकिन अब इनका अप्रोच थोड़ा सा बदला हुआ है। कतर परंपरागत सऊदी अरब का विरोधी, तुर्की समर्थक और इजराइल का दुश्मन, फिलिस्तीन राज का सबसे बड़ा पैरोकार रहा, उसका इजराइल विरोध अब कम पड़ता जा रहा है। देखिए अलग फैक्ट है, कतर भी है। अब एक तरह से कहा जाए सऊदी का विरोधी और टर्की समर्थक। अब देखिए कतर भी एक सुन्नी मुल्क है, सऊदी अरब भी सुन्नी मुल्क है, टर्की भी सुन्नी मुल्क है। बट टर्की कभी भूला नहीं है कि हमको बर्बाद करके सऊदी अरब बनाया गया है, और कतर ये नहीं भूलता है कि हमारा सारा रिसोर्स सऊदी अरब ने कब्जा कर लिया है। तो लड़ाई अभी भी जारी है, इनके बीच में नहीं बनती। यूएई से हुए एग्रीमेंट से जॉर्डन से होने वाले इजराइल के तनाव में कमी आती दिख रही है। अब यूएई से इनका एग्रीमेंट हुआ है और जॉर्डन से भी जो इनका डिस्प्यूट है वो कम दिख रहा है। अगला है, मोरक्को और ट्यूनीसिया के साथ भी कोई समझौता न होने के पश्चात भी यह विरोध उतना नहीं है, क्योंकि इन दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे। कहने का मतलब है यूएई के इस एग्रीमेंट में मोरक्को और ट्यूनीशिया भी थे, यहाँ आए हुए थे। बहरीन ने यूएई समझौते पर प्रशंसा कर सुधार के संकेत दिए हैं, हालांकि बहरीन से अब इनका हो चुका है गठबंधन। सऊदी अरब ने यद्यपि कोई संकेत नहीं दिए हैं, किंतु वो भी इजराइल विरोध में अब उतने मुखरित रूप में प्रकट नहीं हो रहा है। सऊदी अरब से भी इनका गठबंधन लगभग हो चुका है, इनफैक्ट कि पाकिस्तान से भी हो चुका है, और ये दोनों लोग उसको मान्यता देने पर आ रहे हैं। लेकिन इनको डर है कि अगर हमने काफिर नामुराद यहूदियों को, जो वहाँ के पॉलिटिशियन कहते हैं, अप्रूवल दे दिया तो तख्ता पलट हो जाएगा। आज पाकिस्तान में तारिक लुब्बाब
एक संगठन है, देखे होंगे खूब बुरा, पुलिस वाले को भी पीट रहे हैं। गजब का देश है भाई, 75 साल पहले हमारा ही हिस्सा था, लेकिन पुलिस वाले को पटक पटक के लोग मार रहे हैं। इतने लोग आक्रामक हैं और बेचारे पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान मालिक है। लेबनान, इराक, सीरिया के संबंध इजराइल से तनावपूर्ण रहे हैं, किंतु इन इलाकों में निवास कर रहे कुर्द अल्पसंख्यकों ने इजराइल समर्थक होने से इन देशों का विरोध कम हुआ है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जैसे सिया हैं उस तरह सुन्नी हैं, उस तरह कजाकी हैं, तजाकी हैं, उज्बेकी हैं, उसी तरह कुर्द हैं, अहमदियाँ हैं। इस तरह के 73 जातियाँ हैं इस्लामिक रिलीजन में। लेबनान, इराक और सीरिया में रह रहे जो कुर्द लोग हैं उनका भी विरोध धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है। टर्की और इजराइल के रिलेशनशिप में इतिहास सामान्य रहा है, बट इस साल जो एग्रीमेंट हुआ है, टर्की बहुत ही आक्रामक रूप से धीरे धीरे पूरा मुस्लिम पॉलिटिक्स का लीडर के रूप में उभर के आ रहा है। अर्दोगन आए हैं, वो एक खिलाफत वाला सीरियल भी बना है, कुर्तुल गाजी, लगभग सारे भाषाओं में उसका रिकॉर्डिंग भी हुआ है। सारे देश के मुस्लिम लोग उसको देख करके अपनी पुराने दिन याद कर रहे हैं जब हमारी हुकूमत थी। कितनी अजीब बात है, टीवी सीरियल भी राष्ट्रवाद भर देता है। जिस तरह गदर फिल्म राष्ट्रवाद भरा, बाहुबली भी राष्ट्रवाद भर दिया, उसी तरह फिल्में बनती हैं। इंग्लैंड में भी एक ब्रेव हार्ट फिल्म बनी जो स्कॉटलैंड पर है। 300 फिल्म बनी जिसमें ईरान को विलन दिखा दिया गया। अब आगे टर्की विरोध का एक केंद्र बनता जा रहा है। अब थोड़ा सा इसको और भी इसमें कंक्लूड करेंगे कि वास्तव में अरब देशों की राजनीति का मुख्य आधार ही यहूदी राज इजराइल विरोध व फिलिस्तीनी समर्थक रहा है। आपसी सिया सुन्नी कुर्द इस्लामिक समुदाय का विरोध कितना भी व्यापक हो, किंतु इजराइल विरोध की राजनीति समान रही है। कहने का मतलब है मुस्लिम देशों में आपस में जंग चाहे जितनी भी होती हो, जब भी एक काफिर या विरोधी या जो भी कह ले आप दुश्मन एक देश का मुद्दा आता है तो ये सारे इस्लामिक मुल्क एक हो जाते हैं। इसके साथ साथ अरब देशों की बीता 14 सालों का इतिहास आपसी मजहबी शत्रुता व जंग का रहा है। सीरिया इराक का घटनाक्रम सामने है, किंतु सिया राज ईरान की सक्रियता व तुर्की की पुरानी खोई खलीफत की विशेषाधिकार पाने की चाहत ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब, यूएई को बेचैन किया। कहने का मतलब है कि टर्की ने अपने जो पुराना रोल था 1453 से 1924 के बीच में, जो उसने पूरे यूरोप को चैलेंज किया और अरब की राजनीति के ऊपर वर्चस्व कायम किया, उसका वर्चस्व टूटा है। तभी सऊदी अरब, कतर और यूएई उठे हैं। इधर फिर टर्की उठ रहा है तो इनका डर है कि कहीं ये फिर हमारे ऊपर ही कब्जा ना कर ले, तो इन्होंने टर्की के विरोधी देश के साथ हाथ मिलाया। सऊदी अरब का तो पूरा भाग्य विधाता रहा है अमेरिका। आज अमेरिका सऊदी अरब से हट जाए ना तो सऊदी अरब में बगावत हो जाएगी। 500 मुल्ला मौलवी को जेल में बंद करके रखे हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, तुरंत उनका मर्डर हो जाएगा। ये स्थिति है। 5 लोग चौराहे पे खड़े नहीं हो सकते हैं। हमेशा धारा 144 लागू है सऊदी अरब में। मतलब आप सरकार के विरुद्ध बोल नहीं सकते हैं, मुंह नहीं खुल सकता है आपका। इतना जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, या ये कि ये डर है इनको कि आज अमेरिका अगर हट जाए तो तख्ता पलट हो जाएगा सऊदी अरब में। तो इनको एक डर है, खासकर टर्की से डर आ रहा है, इसलिए ये इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ गठबंधन कायम हुआ है। 80 के दशक में ईरान की शिया आयतुल्ला खुमैनी की इस्लामिक क्रांति, सऊदी अरब में विद्रोह कर मक्का मस्जिद में कब्जे का प्रयास, सद्दाम हुसैन के नेतृत्व वाला खाड़ी युद्ध और लीबिया के कर्नल गद्दाफी की महत्वाकांक्षाओं से इस्लामिक परंपरागत जातीय संरचनाओं में आपसी संघर्ष इतना प्रबल रूप से प्रकट होता रहा कि अरब देशों का इतिहास भूगोल बिगड़ता रहा है। इन्हीं कारणों से सभी अरब देश अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेते रहे हैं। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। 1980 में आसपास ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म है आर्गो, इसी के ऊपर बनी है। बेन एफ्लेक उसमें है। उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि ईरान में जो वहाँ के शाह थे उनके विरुद्ध तख्ता पलट हुआ, लगभग लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग ईरान छोड़ के भागे भी, और वहाँ पर इस्लामिक क्रांति हुई और वहाँ पर इस्लामिक शासन का जो शरिया है उसको बेस बना के शासन किया गया। खुमैनी वहाँ के हेड बने। उसी के 10 साल बाद 1980 में ही लगभग
सऊदी अरब में बगावत हुआ और उन्होंने मक्का मस्जिद पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। अब तो ये फ्रांस और पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए सऊदी अरब में कि वहाँ पे बगावत नहीं हुई, नहीं तो उसी समय पर वहाँ पर परिवार के सारे लोगों को मार डाला गया था, सऊदी अरब का भी तख्ता पलट जाता। और अभी भी ये संभावना ख़त्म नहीं हुई है। लोग तो ये भी बता रहे हैं कि आगे आने वाले वर्षों में ये भी क्रांति वहाँ हो सकती है। लीबिया, कर्नल गद्दाफ़ी, यहाँ भी कर्नल गद्दाफ़ी का रोल, हालांकि 2010 और 11 में गद्दाफ़ी मारे जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी एक्टिव होकर के जितने भी गैर जाति वाले लोग थे उन सबको मारा। और ये इतना ज़्यादा संघर्ष होता रहा है कि खाड़ी युद्ध हुआ, ईरान इराक की लड़ाई हुई, सद्दाम हुसैन और खुमैनी की लड़ाई 8 साल चला, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया। कहने का मतलब है ये हमेशा लड़ते रहे हैं और इनसे इनका ज्योग्राफी बिगड़ते रहा है और कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। ज़रूरत के अनुसार दोस्त बनते हैं और दोस्त बिगड़ते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि टर्की की नई नई महत्वाकांक्षा से टर्की के विरोध वाले जितने देश हैं वो सब अमेरिका और इजराइल के साथ गठबंधन कायम करते जा रहे हैं। इस एग्रीमेंट से अरब इजराइल रिलेशनशिप में एक ठहराव दिख रहा है। यह वर्तमान में शांति या सुधार ईरान से संतुलन पर टिका है। कहने का मतलब है कि ये जो आपको अरब और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि हाँ पीस है। इनमें कब क्या परिवर्तन कभी भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसको सहज और सटीक निर्णय कर पाना बेहद कठिन है। कहने का मतलब है कि इसके ऊपर अब आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या है, कैसे है और किस तरह है। अभी आपको पीस दिख रहा है, लेकिन अभी ईरान और टर्की पाला बदल दें तो यह युद्ध के रूप में हो जाएगा। तो हमने इतनी सारी बातें की और जो आपको बैकग्राउंड बताया, अब उसको कैसे लिखेंगे, ये शुरुआत आपका इंट्रो है और लगभग पॉइंट में चीज़ों को लिखा है कि कितने पॉइंट हो सकते हैं। लगभग 12 पॉइंटों में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। फिर अरब की राजनीति बताया कि किस प्रकार यहूदी विरोध पर टिकी थी और कैसे रही है, 1400 साल से क्या रहा है, टर्की क्या किस तरह रोल प्ले कर रहा है, और लगभग 70 से 80 साल तक, 75 साल मान के चलें, अरब की राजनीति में किस प्रकार हुई। ईरान की क्रांति हुई, सऊदी अरब में विद्रोह हुआ और अन्य चीज़ें भी हैं। और अभी आपको पीस दिख रहा है, बट ये पीस या शांति परमानेंट नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने कई सारी बातें कही कि 4000 सालों से लड़ाइयाँ चल रही हैं और अगले 4000 सालों तक होती रहेंगी और इसका कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहूदी पीछे नहीं हट रहे हैं, इस्लामिक मुल्क भी पीछे नहीं हट रहे हैं। टर्की की अपनी महत्वाकांक्षा है, ईरान की अपनी महत्वाकांक्षा है। दोनों मिल गए, जो कि मिल गए हैं। आने वाले टाइम पीरियड में कुछ नए समीकरण दिख रहे हैं। क्या नए समीकरण दिख रहे हैं वो आपको दिखेगा कि जो उभर के आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी चर्चा करते हैं। एक तरफ यूएई है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है, इनके साथ यूएस है और इनके साथ इजराइल है। इनकी विरोधी की बात करें तो एक तरफ यहाँ पर ईरान है, इन्हीं के साथ टर्की है, इन्हीं के साथ पाकिस्तान है, इन्हीं के साथ रसिया है, इन्हीं के साथ चाइना है। सीधे बोल दें हम यहाँ हैं। और जब चाइना यहाँ है तो जापान भी यही होगा, ऑस्ट्रेलिया में यही होगा। कुल मिला के देखा जाए तो एक गुट ये है, दूसरा गुट ये है। चाइना और टर्की में भी दुश्मनी है।
चाइना और रसिया में भी है, पाकिस्तान और टर्की में बड़ा अच्छे रिलेशन है, पाकिस्तान और ईरान में भी दुश्मनी है। लेकिन चूंकि ईरान सऊदी अरब का विरोधी है और सऊदी अरब का विरोधी होता जा रहा है पाकिस्तान, तो इस वजह से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले टाइम पीरियड में कुछ ऐसे ही गैंग हो सकता है। अब ये पॉलिटिक्स है, अब चाहे जिस रूप में उभर करके आए, कहना मुश्किल है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में किस प्रकार की राजनीति उभर के आ सकती है। लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक था, कई सालों से चर्चे में है, तो आपको जानना है कि क्या रहा है। तो पेपर में सबसे बड़ी बात आपसे पूछेंगे विवाद, इसकी संभावना नहीं है। पूछेंगे कारण, यहाँ भी संभावना नहीं है। हाँ, ये पूछेंगे इसका प्रभाव, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और प्रभाव विश्व पर, प्रभाव भारत पर, प्रभाव मिडिल ईस्ट पर, प्रभाव अरब की राजनीति पर, जिस रूप में भी हो सकता है। हमें तो हर एस्पेक्ट्स देखने हैं। छोटे छोटे आएंगे तो 200 वर्ड आएंगे, बीपीएससी मिला लीजिए तो 300 वर्ड आ सकते हैं, और ऐसे मिला लीजिए तो लगभग 1200 शब्द होंगे। खाका यही होगा, स्ट्रक्चर यही होगा, और इसी के अनुसार आपके कंटेंट को जोड़ना है। फिलहाल अभी तक यही सारी घटनाएं हैं। आगे अगर कोई घटना घटती है तो इसमें हम इसको इनपुट कर देंगे या जो पॉजिटिव है वो जोड़ देंगे। तो अरब और इजराइल की कहानी का ये हिस्सा कुछ ऐसा ही है। कुल मिलाकर के यह जंग मजहबों की जंग है। यह जंग पिछले 4000 सालों से जो वर्ल्ड भोग रहा है उसी का एक विस्तार है या उसी का एक रूप है। कहें तो यह जंग यहूदी और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार चल रही है। कारण यही है, बाकी जो भी देश इसमें शामिल हो रहे हैं उनकी अपना स्वार्थ है, उनकी अपनी ज़रूरत है और उनकी अपनी आवश्यकता है, उन देशों के साथ जुड़ रहे हैं। तो कहीं कहीं लगता है कि ये एक गलत अवधारणा है और कहीं कहीं लगता है कि ये एकदम सही है और ज़रूरत के अनुसार ये चीज़ें बन रही हैं और इसमें चेंज आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें समय से चल रही हैं। एक बार फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, 4000 सालों का विवाद है, इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठहराव दिख रहा है, तो उस ठहराव को हम चाहे जिस रूप में समझें, हमें एग्ज़ाम के लिए यही सारी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये था अरब और इजराइल का टॉपिक। उम्मीद है चीज़ें समझ में भी आई होंगी, थोड़ा इंटरेस्ट भी जगा होगा। पहले मैंने आपको चार्ट में समझाया, फिर मैगजीन्स के आर्टिकल से समझाया और फिर क्वेश्चन के आंसर से समझाया। तो आगे टिल एग्ज़ाम तक कुछ और भी नई घटना घटती है तो हम इसमें 1-2 लाइन और जोड़ेंगे। खाका या स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है, ठीक है। हम अपने अगली क्लास में फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ चीज़ें लेंगे और इसका जो आंसर डिस्क्रिप्शन है, टाइपिंग मैटर आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ताकि आप फिर इसकी चीज़ को दोबारा पढ़ें, ये वीडियो देखें तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाए। यही कुछ ऐसा अप्रोच है जो ऑब्जर्वर आई सबसे अलग थोड़ा कर रहा है। पूरी कहानी को समझाना, आर्टिकल के रूप में रखना और फिर एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट होती है वर्ड लिमिट के साथ उसको लिखना मैंने अपने हैंड रिटन किया, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि ये कहीं कट कॉपी पेस्ट नहीं है, खुद की अंडरस्टैंडिंग है क्या नहीं लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, क्योंकि वायलेंट मैटर जहाँ भी हिंसा की बात होती है वो न रहे तो ही बेहतर है। तो न लिखना भी एक कला है
और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। किसी तरह आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें कोई भी पेपर हो 70% नंबर मिल जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। बाकी ये 4000 साल पुरानी लड़ाई है, अगले 4000 साल तक चलती रहेगी। हम और आप सिर्फ समय के उस द्वार पर खड़े हैं जो तमाशा देख रहे हैं। ठीक है, ओके, अगले क्लास में फिर एक टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।